हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट की बात की हुई थी या मार्केट स्ट्रक्चर की बात की हुई थी। मार्केट स्ट्रक्चर की बात की हुई थी हमने। तो ये जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है आपका, वो आपका दो भागों में बढ़ता है, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में कई पार्ट आते हैं, जैसे मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली हो गया आपका, मोनोपोसोनी हो गया आपका। तो ये जो है पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ से लेकर परफेक्ट कंपटीशन से लेकर मोनोपोली तक का। और ये जो दो चीजें हैं, एक परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये दोनों मार्केट की एक्सट्रीम केसेस हैं। दीज आर द एक्सट्रीम केसेस ऑफ मार्केट। मतलब पूरा मार्केट इन्हीं दोनों के बीच में लाई करता है। जैसे अगर हमारा बॉडी हो तो जो टॉप का पार्ट हो गया हेड और हमारा टो, ये एक्सट्रीम बॉडी का पार्ट है। उसी तरीके से मार्केट का एक्सट्रीम पार्ट हमारा क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। ये दोनों रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो भी कंडीशन है वो इन्हीं के बीच में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो परफेक्ट कंपटीशन है वो हमारा एक्सट्रीम केस है और मोनोपोली भी हमारा एक्सट्रीम केस है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट कंडीशन की, मार्केट स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। तो सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। ये दोनों ऑपरेट करते हैं। लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और एक होमोजीनियस प्रोडक्ट की सेलिंग और परचेजिंग होती है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। परफेक्ट कंपटीशन refers to a market situation where there are very large number of buyers and sellers dealing in a homogeneous product at a fixed price by the market। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपके सामने हैं कि बायर्स और जो सेलर्स हैं ये बहुत ज्यादा हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरा, प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सेम टाइप की क्वालिटी है। चाहे आप किसी भी सेलर से प्रोडक्ट खरीदोगे, सेम क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जैसा हमने पहले ही बात की थी। तो इस मार्केट कंडीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल हो रहा है और जो प्राइस है वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन हो रही है। कोई इंडिविजुअल फर्म ने प्राइस डिसाइड नहीं किया हुआ है, बल्कि मार्केट में प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला फीचर क्या है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो सेलर्स हैं और जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा है। जब सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे तो उनके बीच कंपटीशन होगा, जाहिर सी बात है। तो वो किसी भी कमोडिटी का प्राइस, जिस कमोडिटी का प्राइस जो है अधिक चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक सेलर प्राइस अधिक चार्ज करेगा तो जो बायर्स हैं उस सेलर को छोड़कर
दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे और वहां से अपने गुड्स को परचेज कर लेंगे। बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो कोई भी बायर्स बार्गेन करके प्राइस को कम नहीं कर सकता है। अगर आप प्राइस कम करने की कोशिश करोगे तो कोई भी आपको सेल नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे कस्टमर भी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका इसका मतलब हो गया मतलब ये पहले फीचर्स का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स हैं। दूसरा फीचर है इसका होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी सेम है। चाहे आप किसी भी सेलर से किसी भी सेलर से आप कमोडिटी परचेज करेंगे, आपको सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में एक यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा। सिंपल सी बात है। तीसरा है आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी फर्म मार्केट को छोड़कर जा सकती है, किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जब भी ये कंडीशन आए, जहां पर भी आपका फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट फ्री हो, मतलब एंट्री और एग्जिट फर्म्स की फ्री है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म में, जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वहां पे लॉन्ग टर्म में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि न तो फर्म को लॉस हो रहा है न तो प्रॉफिट हो रहा है। एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है जिससे कि उसका बिजनेस चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो वो आपका एक जैसे मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, वहां पर न तो लॉस हो रहा है न तो प्रॉफिट हो रहा है। तो जब भी फर्म का एंट्री और एग्जिट फ्री होगा, वहां पे हमेशा लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट ही फर्म अचीव करेगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट को देखकर नई फर्में मार्केट में एंटर कर जाएंगी, तो जो सेल हो रहा था वो नई फर्मों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे कि प्रॉफिट जो है सभी फर्मों का अब कम हो जाएगा पहले से, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि न तो प्रॉफिट होगा न तो लॉस होगा, केवल नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर लॉस हो रहा होगा तो कुछ फर्में मार्केट छोड़कर चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। थोड़ी सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगी, और अब प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट सभी फर्में प्राप्त करने लगेंगी लॉन्ग टर्म में। तो जहां पर भी फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट होगा, वहां पे लॉन्ग टर्म में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी मार्केट कंडीशन होगी, कोई भी मार्केट फॉर्म होगा। तो इसको हम आगे भी देखेंगे, अभी सिंपली से समझते जा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इसका क्या फीचर है? परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर और सेलर हैं उन्हें मार्केट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। कोई भी बायर किसी भी सेलर से कम प्राइस पे कोई कमोडिटी परचेज नहीं कर सकता है, न तो कोई सेलर किसी भी बायर से अधिक प्राइस चार्ज कर सकता है।
सभी को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट कंडीशन के बारे में। फिफ्थ आपका है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे इनकी मोबिलिटी परफेक्ट है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये आसानी से जा सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिससे ये भी एक रीजन है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट रहता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 है आपका एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं है आपका, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सेवेंथ है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम है, इसलिए कोई भी सेलर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट में पैसे खर्च नहीं करेगा, क्योंकि बायर्स को ये पता है कि सभी क्वालिटी सेम होने वाली है, इसलिए कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लेगा। तो ये हैं फीचर्स आपके परफेक्ट कंपटीशन के। यहाँ पे एक बात और देखिए, ये जो 3 फीचर हैं, इन्हीं तीनों फीचर को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है प्योर कंपटीशन। कभी कभी पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो प्योर कंपटीशन में केवल 3 फीचर्स होते हैं, ये वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनियस प्रोडक्ट एंड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इज फ्री। तो अगर केवल 3 कंडीशन मिलेगी तो वो परफेक्ट प्योर कंपटीशन होगा। बाकी सारी कंडीशन अगर एक साथ मिल रही हैं हमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन में, वो जो प्राइस है ये फिक्स होती है इंडस्ट्री के द्वारा। तो 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक इंडस्ट्री का, एक फर्म का। तो सिंपली इसको समझ लीजिए कि फर्म मतलब कोई एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज, फर्म का मतलब इंडिविजुअल, एक छोटी इकाई, इंडिविजुअल एंटरप्राइज। और इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ फर्म्स डूइंग सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अ ग्रुप ऑफ फर्म डूइंग सेम लाइन ऑफ बिजनेस। यानी कि जो इंडस्ट्री है इसमें कई सारे फर्में हैं, और जो फर्म है वो एक सिंगल यूनिट है। तो यहाँ पे हम फर्म की एनालिसिस करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में कि फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो जो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन में, उसकी प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी? क्या कोई इंडिविजुअल फर्म प्राइस डिटरमाइन कर रही है? तो इसका आंसर होगा कि इंडिविजुअल फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती है, बल्कि प्राइस का डिसीजन इंडस्ट्री के द्वारा होता है। तो जहां पे इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होती है, वहीं पे प्राइस फिक्स होती है। तो जो इंडस्ट्री है
इसको बोलते हैं प्राइस मेकर। इंडस्ट्री आपका प्राइस मेकर है, और जो फर्म है ये आपका प्राइस टेकर है। यानी प्राइस फर्म को दी हुई होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट एक्स है, परफेक्ट कंपटीशन में यही होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अब इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस ये इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है। इस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी फर्म जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी सेल कर सकता है। ठीक है, यानी फर्म को यहाँ पे प्राइस सेट नहीं करना होता है, प्राइस दिया होता है, उसी प्राइस पे फर्म अपनी जितना भी प्रोडक्ट सेल करना चाहे सेल कर सकती है। तो अब ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है इंडस्ट्री के द्वारा? तो जहां पे एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन बाय इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस तरीके से प्राइस डिसाइड करती है? तो जहां पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है, तो जो प्राइस का डिसीजन है इंडस्ट्री वो डिपेंड करता है मार्केट डिमांड पे और मार्केट सप्लाई पे। गुड्स की जो डिमांड है उस पे और गुड्स की जो सप्लाई है उस पे डिपेंड करती है। तो अगर डिमांड कर्व की बात की जाए तो वाई एक्सिस पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस पे डिमांड को डिनोट करते हैं। तो जब प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन हमारा इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और जैसे जैसे प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा होगी। ये डीडी कर्व हो गया आपका। और वहीं सप्लाई कर्व के बारे में बात किया जाए, इधर प्राइस हो गया, एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ द कमोडिटी जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है। तो प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशन पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी। प्राइस कहाँ पे डिटरमाइन होगी? जहां पे अब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहीं पे प्राइस डिटरमाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम को, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई वाले डायग्राम को किसी एक सिंगल डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वाई एक्सिस क्या बता रहा है हमारा? प्राइस। एक्स एक्सिस हमारा क्या बताएगा? डिमांड और सप्लाई दोनों को बताएगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों डायग्राम को एक साथ दिखाने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका डिमांड डी डी, और ये हो गया आपका सप्लाई एस एस। तो जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पे प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा। अब इसी प्राइस पे जितनी भी फर्में हैं वे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो ये हमने देखा किस तरीके से इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमाइन करती है।
अब एक इंडिविजुअल फॉर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जब भी डिमांड कर्व की बात आएगी, डिमांड कर्व कैसा होगा फर्म का, तो वो हमारा होगा AR कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। जो AR कर्व होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा, वही क्या होगा आपका, वही फर्म का डिमांड कर्व होगा। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर perfect competition there are very large number of buyers and sellers selling a homogeneous product. At a price fixed by market. Therefore, each firm is a price taker and faces a perfectly इलास्टिक डिमांड कर्व। जो बातें हमने की थी उसको हमने लिख दिया, ये आपका नोट्स भी है इसीलिए मैं लिखते जा रहा हूँ, आप इसी तरीके से अपना नोट्स बना लेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक होमोजेनियस प्रोडक्ट को मार्केट के द्वारा दी गई प्राइस पे सेल करते हैं, इसलिए प्रत्येक फर्म प्राइस टेकर है और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व फेस करती है। तो जैसे AR कर्व क्या था आपका, AR इज इक्वल टू TR/Q। जो एवरेज रेवेन्यू था वो क्या था, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो TR का मतलब क्या था, P इंटू Q, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यही आपका टोटल रेवेन्यू हो गया। अब नीचे Q था, ये Q से Q कट जाता है, तो ये जो AR कर्व है वही क्या हो गया, प्राइस हो गया आपका, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फिक्स है, तो ये हो गई आपकी परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व। ये हो गया आपका AR कर्व। AR कर्व या डिमांड कर्व, यही आपकी प्राइस भी है। इधर हम क्या लिख देते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस और रेवेन्यू लिख देते हैं। इधर हम क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं। यानी इस प्राइस पे फर्म में जो भी क्वांटिटी चाहे वो सेल कर सकती है, Q1, Q2, Q3। तो ये हो गई आपकी डिमांड कर्व के बारे में।
और ये डिमांड कर्व कैसा है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब इलास्टिसिटी आपकी इनफाइनाइट है। अब ये किस कर्व की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है, जो कर्व आपका हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है डिमांड कर्व, वो उसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इलास्टिसिटी वाला चैप्टर देखें, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब एक आता है MR कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होगा, MR कर्व क्या होगा। MR क्या है आपका, इट इज स्लोप ऑफ TR कर्व, TR कर्व का स्लोप है। MR इज नथिंग बट स्लोप ऑफ TR, मतलब डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, ये आपका होता है MR कर्व। अब यहां पे क्या है, यानी कि एक एक्स्ट्रा, या इसका एक और फॉर्मूला होता है आपका TRN माइनस TRN माइनस 1। तो यहां पे हर एक कमोडिटी की प्राइस क्या है, सेम है। तो जो ये आएगा इसका डिफरेंस आपका ARP के बराबर ही आएगा, प्राइस के बराबर, क्योंकि हर एक कमोडिटी का प्राइस फिक्स है। इसलिए MR का सिंपल डिफिनेशन ये होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने पे टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आता है, तो प्राइस सेम है। यानी कि जब भी आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेंगे तो प्राइस के अकॉर्ड के बराबर ही चेंज आएगा, यानी P के बराबर ही चेंज आएगा। तो ये जो क्या हुआ आपका MR, वो भी किसके बराबर है, P के बराबर, प्राइस के बराबर है। और ये प्राइस आपका क्या है, AR के बराबर है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो MR कर्व होगा वो भी AR कर्व की तरह ही होगा, यानी कि इसी के ऊपर ही लाई करेगा। मतलब मैं कह दूं MR कर्व। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करेंगे फॉर्म के इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। फॉर्म का इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होगा, तो इसके दो अप्रोचेज हैं। इक्विलिब्रियम जानने का दो अप्रोच है। पहली बात कि फॉर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी, तो यहां पे फॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्म का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का क्या है, फॉर्म का ऑब्जेक्टिव यहां पे होता है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ठीक है, फॉर्म का ऑब्जेक्टिव एक लाइन में आप याद कर लीजिएगा, फॉर्म वांट टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म। ये क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे होगा इसकी हम बात करेंगे। तो इसको, यानी कि जो फॉर्म का इक्विलिब्रियम है, इसको जानने के दो अप्रोचेस हैं। एक का नाम है TRTC अप्रोच और दूसरे का नाम है MRMC अप्रोच। अब ये TRTC अप्रोच क्या है, TR मतलब टोटल रेवेन्यू कर्व, TC मतलब टोटल कॉस्ट कर्व।
टोटल रेवेन्यू मतलब पी क्यू आपका क्या है, टोटल रेवेन्यू है। तो फर्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, पहले ये ध्यान रखिए, फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब उसका रेवेन्यू ज्यादा हो, टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो और कॉस्ट कम हो, यानी कि जब टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस अधिक हो। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है टी आर माइनस टी सी, यानी टोटल रेवेन्यू से अगर हम टोटल कॉस्ट को निकाल दें तो वही हमारा प्रॉफिट होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा। ये डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब टी आर का स्लोप और टीसी का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्म का ऑब्जेक्टिव है, फर्म्स ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है टी आर माइनस टीसी, यानी टी आर और टीसी का स्लोप, सॉरी टी आर और टीसी का डिफरेंस जहां पे सबसे ज्यादा होगा वहीं पे फर्म आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगी। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा आपका, ये पाई से मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूं। इट विल बी मैक्सिमम व्हेन डिफरेंस ऑफ टी आर एंड टीसी इज मैक्सिमम। ये डिफरेंस कब मैक्सिमम हुआ, जहां पे स्लोप ऑफ टी आर ये मैक्सिमम कब होगा आपका, जहां पे स्लोप ऑफ टी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टीसी। टोटल रेवेन्यू कर्व का स्लोप टोटल कॉस्ट कर्व के स्लोप के इक्वल जहां पे होगा वहीं पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में टी आर कर्व कैसा होगा। तो इधर हम दिखाते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व को। तो टोटल रेवेन्यू कर्व आपका ऑरिजिन से एक सीधी लाइन होती हुई जाएगा, ये आपका टी आर कर्व है। ऐसा क्यों है, क्योंकि प्राइस फिक्स है। जब प्राइस फिक्स होगा तो जैसे जैसे आप आउटपुट को सेल करते जाएंगे, ठीक उसी अमाउंट में आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। इधर हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे टोटल रेवेन्यू और इधर हमारा है आउटपुट। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटी को सेल करते जा रहे हैं हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल अमाउंट में बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि प्राइस सेम है। तो ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, तो टोटल कॉस्ट कर्व आपका होता है इन्वर्टेड यू शेप का, सॉरी इन्वर्टेड एस शेप का, इस तरीके का। ये आपका है टोटल कॉस्ट कर्व। ये आपने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए एक बात, जब आपका कोई भी यूनिट टीआर कर्व के अंतर्गत जब आप कोई भी यूनिट सेल नहीं कर रहे थे तो आपकी रेवेन्यू भी जीरो थी। जैसे जैसे आप एक यूनिट सेल किए तो आपका टोटल रेवेन्यू भी प्राइस के जितना प्राइस था उतना बढ़ा। दूसरी यूनिट सेल की तो फिर आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ा, यानी कि इस तरीके से आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है एक कांस्टेंट अमाउंट में। ठीक है, टीसी कर्व क्या है, जब आपने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया तो भी आपकी कुछ कॉस्ट है। वो कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो जब आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो भी आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है, और वो प्राइस क्या है आपका
सॉरी वो कॉस्ट क्या है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ये इन्वर्टेड यू शेप का होता है, शुरू में ये बढ़ता है, सॉरी इन्वर्टेड एस शेप का होता है, शुरू में ये ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ने लगता है। अब हमें ये जानना है यहाँ पे टीआरटीसी अप्रोच के अंतर्गत कि फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डायग्राम को एक साथ बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इन दोनों डायग्राम को एक साथ बनाऊंगा। ये एमआर कर्व की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी तो हम लोग यहीं पे देखते हैं टीआरटीसी अप्रोच। तो थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं यहाँ पे। ये मेरा क्या है, टीआर कर्व है। अब मैं वाई एक्सिस पे टीआर और टीसी दोनों दिखाएंगे, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा आउटपुट है, और ये हमारा क्या है टीसी कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व। अब जरा आप देखिए यहाँ पे, आपको बताना है कि फर्म इक्विलिब्रियम में कहाँ पे है। तो फर्म इक्विलिब्रियम में वहां पे होगी जहां पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहां पे टीआर और टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा ये हम देखेंगे। शुरू में अगर बात की जाए, यहाँ पे अगर फर्म ये डिसाइड करे कि हम OQ1 प्रोडक्शन करेंगे, OQ1 प्रोडक्शन करेंगे, आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और यही सेल करेंगे, तो आप बताइए क्या OQ1 प्रोडक्शन करने पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। तो देखें टीआर आपका क्या है, ये इतना है आपका टीआर, ठीक है, ये आपका टीआर है। टीसी क्या है आपका, इतना है। तो सिंपल सी बात है कि आपकी कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर कोई पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं। इस ए पॉइंट पे आपका टीसी ज्यादा है और टीआर कम है। तो प्रॉफिट की तो बात छोड़िए, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो कोई भी फर्म यहाँ प्रोडक्शन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं E1। इस E1 पॉइंट पे क्या हो रहा है, टीआर और टीसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी दोनों कर्व एक दूसरे के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, तो इधर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं Q2। OQ2 जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका टीआर और टीसी दोनों इक्वल है, ठीक है, और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं OQ3। तो आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका टीसी कर्व कम है और टीआर आपका ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एरिया ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग E2। यहां पे देखें फिर से टीआर और टीसी एक दूसरे के बराबर है, Q4 कह देते हैं इसको। फिर अगर इससे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो फिर से क्या है, आपका टीसी ज्यादा है और टीआर कम है, यानी आपकी कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो इधर कोई भी फर्म इस एरिया में O से लेकर Q2 तक प्रोडक्शन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आपका टीसी ज्यादा है और टीआर कम है, ठीक है। E2 के बाद यानी OQ4 से ज्यादा भी प्रोडक्शन नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहां पर भी आपका टीसी ज्यादा है और टीआर कम है, तो प्रोडक्शन यहीं कहीं करेगी। ये Q2 से Q4 के बीच में कहीं प्रोडक्शन करेगी। तो वो प्रोडक्शन कहाँ करेगी, तो जहां पे इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम हो। तो इन दोनों का डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का स्लोप बराबर होगा। तो जो टीआर कर्व है उसका स्लोप तो कांस्टेंट है, हमें टीसी कर्व का स्लोप पता करना है कि टीसी कर्व का स्लोप कहाँ पे किस पॉइंट पे बराबर है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं
इस ई पॉइंट पे टी आर कर्व और टी सी कर्व का स्लोप इक्वल है। ठीक है, तो यहीं पे जो है फॉर्म अपना इक्विलिब्रियम में होगी, यानी OQ3 जब अमाउंट वो प्रोड्यूस करेगी तो इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, मतलब फॉर्म इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब टी आर और टी सी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। ये कब मैक्सिमम होगा आपका? ये वहां पे मैक्सिमम होगा जहां पे आपका स्लोप ऑफ टी आर इक्वल टू स्लोप ऑफ टी सी। ठीक है, और वो आपको कहाँ मिल रहा है? इस पर्टिकुलर ई पॉइंट पे मिल रहा है। एक बात और देखिए, जो स्लोप ऑफ टी आर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू। और दूसरी बात क्या होती है? स्लोप ऑफ टी सी, इसको बोलते हैं हम लोग एम सी। यानी कि फॉर्म का जहां एम आर और एम सी बराबर हो रहा है वहां पे फॉर्म इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ये था आपका टी आर टी सी अप्रोच। इसी तरीके से एम आर एम सी अप्रोच भी आपका डिराइव होता है, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।